हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग इन RK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और चैप्टर की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए चैप्टर की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कैपिटल मार्केट। अब तक हमने फाइनेंशियल मार्केट को बहुत अच्छे से समझा, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, या कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री क्या रही? इस सेशन में हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। हमने फाइनेंशियल मार्केट में देखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें फंड प्रोवाइड हुआ, उन्होंने बिजनेस किया और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे वो उसे फर्दर इन्वेस्ट कर सके और हाई रिटर्न अर्न कर सके, which means प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने। अब उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हाई रिटर्न प्रोवाइड करे उन्हें, और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, जिससे वो फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो कैपिटल मार्केट क्या कर रहा है? कैपिटल मार्केट उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जिसमें उसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल्स को, जिसमें वो अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और हाई रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट का मीन क्या हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मार्केट जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमें प्रोवाइड करा रहा है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिससे हमें हाई प्रॉफिट अर्न हो, सिक्योर्ड हो। समझ में आया? अब कैपिटल मार्केट में होता क्या है? कैपिटल मार्केट ने वर्क कैसे किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए। कैपिटल मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इन इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग। एक पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट को सेल किया, दूसरे पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट को बाय किया, तो दैट इज बाय ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग। तो कैपिटल मार्केट में क्या हो रहा है? सिक्योरिटीज की, इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग हो रही है। गॉट इट? नाउ कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ द कैपिटल मार्केट। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहे थे इंडिया पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रहे थे, एट दैट टाइम ओनली द सिक्योरिटीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रेडेड इन द कंट्री। अगर हम इस टाइम की बात करें, एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी के टाइम पे, when there was a rule of British East India Company, only the securities of the British East India Company were traded in the country. At the end of the 19th century, there were only two trading stocks present in the country. First one is Bombay and second one is Calcutta. Out of both, Bombay is the main trading center and the main source for the supply of cotton. हम इस टॉपिक में बेसिक चीज को ही कंसिडर करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम्स के लिए हम उन्हें कंसिडर करेंगे। तो हमने क्या देखा कि इन द 18th सेंचुरी only the securities of the British East India Company were traded in the country. ठीक है? उस टाइम एट द 19th century there were only two trading centers, means Bombay and the Calcutta. ट्रेडिंग सेंटर मींस जहां पे सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल पर्सन उस सिक्योरिटी को बाय कर रहा था, कोई दूसरा पर्सन उसे सेल कर रहा था, और सब अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है? ट्रेडिंग सेंटर का मीन समझ में आया? बॉम्बे और कलकत्ता में से द चीफ ट्रेडिंग सेंटर वाज बॉम्बे एंड द मेन सोर्स फॉर द सप्लाई ऑफ cotton. At that time there were only 12 stock brokers. उस टाइम पे there were only 12 stock brokers. अब now the question arises, what is the meaning of stock broker? Just take an example. अगर हम कोई बात देखें, ब्रोकर का मीन क्या होता है? ब्रोकर मीन्स एक ऐसा पर्सन जो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स या कोई कंपनी जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करा रही है उनके बीच, उनकी तरफ से, और जो इन्वेस्टर है जो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है। अब एक एग्जांपल से हम समझे कि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पर्सन रिलायंस कंपनी के
रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है तो वो डायरेक्ट मुकेश अंबानी को कांटेक्ट करेगा या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कांटेक्ट करेगा कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स लेने हैं, इतने अमाउंट के शेयर्स लेने हैं, तो मुकेश अंबानी उन्हें आके शेयर्स की डीलिंग कर रहे हैं उनके साथ। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या होता है कि कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सिक्योरिटीज का लॉट निकाला, वो आया सिक्योरिटीज मार्केट में, मींस कैपिटल मार्केट में, वहां पे प्रोवाइडेड है ब्रोकर्स, उन्हें पता है कि इस टाइम पे इस कंपनी का सिक्योरिटीज का लॉट आया है। अब कोई पर्सन है जो उस कंपनी के लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उस कंपनी के लिए ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा, ब्रोकर से कांटेक्ट करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। वो कंपनी जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो कंपनी को प्रोवाइड कराएगा, और आफ्टर डिडक्टिंग देयर चार्जेस, और उसके बाद उन कंपनी से प्रोवाइडेड सिक्योरिटीज को उस इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराएगा। गॉट इट? मीनिंग ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर का मीनिंग समझ में आया कि एक ऐसा पर्सन जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, सिक्योरिटीज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अब हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे ओनली देयर वर 12 ब्रोकर्स। और ट्रेडिंग कहाँ होती थी? आज के टाइम पे तो हम बात करें, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है, डिजिटली हम अपनी कॉन्टैक्ट्स को या अपनी ट्रेडिंग को मेंटेन कर सकते हैं। उस टाइम पे एक पेड़ के नीचे, जी बिल्कुल, एक पेड़ के नीचे बैठ के ट्रेडिंग होती थी। वहां पे ब्रोकर्स थे, किसी पर्सन को सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उनसे कांटेक्ट करते थे, वो उन्हें एक पेपर फॉर्म में सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पोर्शन में हमें इतनी ही चीज डिस्कस करनी है। नाउ कम टू द मेन पोर्शन ऑफ द टॉपिक। यहां तक हमें समझ में आया कि कैपिटल मार्केट का बेसिक मीन क्या होता है, हमने हिस्ट्री को भी ब्रीफली देखा। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइडेड इन द कैपिटल मार्केट, या एक कंपनी कैसे फंड रेज कर सकती है पब्लिक से। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझें। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब एक कंपनी के पास दो सोर्स है फंड रेज करने के, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड द फॉर्म ऑफ डेब्ट। या तो वो शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट का वो फंड रेज करेगा पब्लिक से, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या एक डेब्ट फॉर्म में। शेयर्स की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स and in the form of preference shares. Debts means the debentures, which is termed as loan. अब कंपनी के पास ऑप्शन प्रोवाइडेड है कि शेयर्स में, या तो वो शेयर्स के थ्रू फंड रेज करे या डेब्ट फॉर्म में फंड रेज करे। अब दोनों तरह से कंपनी क्या देखेगा कि उसे किस तरह से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब वो शेयर्स में, अगर शेयर्स के थ्रू, अगर एक कंपनी शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट फंड रेज करता है तो उसे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड हो रहा है, हमने बात की डेब्ट्स की, डिबेंचर्स की, तो हम ये टर्म ये प्रेफर हो रहा है, एक तरह से ट्रीट हो रहा है एक लोन की तरह। लोन में हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम शेयर्स के थ्रू, लेकिन कंपनी, हम मींस शेयर्स की कंपनी एक शेयर्स के थ्रू करती है तो उन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट। अब डिसएडवांटेजेस में देखें तो शेयर्स में हमें अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग। लॉस ऑफ कंट्रोल। इक्विटी फाइनेंसिंग का, शेयर्स फाइनेंसिंग का
एक मेन डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा जो कंट्रोल है कंपनी पे, हमारा जो कंट्रोल है कंपनी पे वो डिवाइड हो रहा है, वो कम हो रहा है, और हमें हमारा जो प्रॉफिट होगा कंपनी का वो हमें शेयर करना पड़ेगा। और अगर हम एडवांटेजेस देखें तो हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड हो रहा है, हमें मंथली उसका इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना या एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना। अगर हमने प्रॉफिट, सपोज कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो हमें एक फिक्स परसेंटेज, जो कि कंपनी पे बर्डन है, फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना, मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी। डिसएडवांटेज उसमें देखें कि हमारा कंट्रोल कम हो रहा है, हमारा प्रॉफिट शेयर हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं डेप्थ फाइनेंसिंग की, डेप्थ फाइनेंसिंग की हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उस डेप्थ के एक लोन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो हम अगर किसी से लोन लेते हैं तो हमें कोलेट्रल प्रोवाइड कराना पड़ता है, मीन्स हमें कोई प्रॉपर्टी तो उसके पास कोलेट्रल के, इन अ वे ऑफ कोलेट्रल हमें उसके पास कोई प्रॉपर्टी तो रखनी पड़ेगी कि अगर हमने लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया तो उस प्रॉपर्टी को या उस असेट को सेल करके वो उस लोन का रिपेमेंट करेंगे। तो डेब्ट फाइनेंसिंग का एक डिसएडवांटेजेस क्या हुआ कि हमें जिस टाइम कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम कंपनी को अगर फंड चाहिए तो उसे एक कोलेट्रल, एक असेट बैंक को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, और एडवांटेजेस की बात करें तो डेब्ट फाइनेंसिंग लोन की तरह ट्रीट हो रहा है तो हमें टैक्स में भी डिडक्शंस मिलते हैं, हमारा कंट्रोल, जो कंट्रोल है कंपनी पे वो डिवाइड नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ रहा। यहां तक समझ में आया कि डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग में क्या डिफरेंस है, किसका एडवांटेजेस कहां वर्क करता है, किसका डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफरेंशिएट क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now comes to the next point, that is the shares. अब हमने शेयर से कंपनी इक्विटी शेयर से फाइनेंसिंग करी है। फर्स्ट वन इज इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी शेयर्स, एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मीन्स क्या होता है, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ कंपनी, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, also known as ordinary shares and common shares। शेयर्स में इक्विटी शेयर्स का मीन क्या हुआ, इक्विटी शेयर का नेचर क्या होता है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो ही उसे डिविडेंड प्रोवाइड होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, डिविडेंड या फर्दर बेनिफिट्स। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड होगा या फर्दर बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड प्रॉफिट अर्न किया लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि इसे फर्दर रिटेन करना है, इस प्रॉफिट रेशियो को फर्दर रिटेन करना है फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, तो वो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं भी कर सकता। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सरी लॉ नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर्स मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, they have voting rights, control over the company,
ठीक है, इक्विटी शेयर का मीन समझ में आया। इक्विटी शेयर्स का नेचर क्या होता है? दे आर द ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉमन शेयर्स। दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड इक्विटी शेयर्स ट्रीटेड एज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। दे हैव वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। अब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर both contributed in the share capital। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो इन दोनों को ही मिला के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही शेयर कैपिटल बिल्ड हो रही है कंपनी की। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस, दे गेट प्रायोरिटी ओवर equity shareholder in term of payment of capital or dividend। प्रेफरेंस शेयर का नेचर क्या हुआ कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या फर्दर बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड और अगर अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने ही पड़ेंगे। इट इज वेरी कंपल्सरी, ये कंपल्सरी लॉ है कि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है और डिविडेंड प्रोवाइड करा रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स in the term of payment of capital at the time of winding up or term of in the payment of dividend। all right, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास they have voting rights but preference shareholders have no voting rights and except two cases। first one, if their rights affect the dividend is not paid for the last 2 continuous years, 2 continuous financial year। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स आते हैं इन ओनली 2 केसेस। फर्स्ट वन इज कि ऐसा कोई डिसीजन है, ऐसा कोई मैटर है जिसमें इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो दे हैव वोटिंग राइट। और अगर ऐसा कोई कंडीशन होती है या ऐसा कोई सिचुएशन होती है कंपनी ने कंटिन्यूअसली ने 2 इयर्स तक कंटिन्यूअसली कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया तो इनके पास वोटिंग राइट का दे कैन असेस देयर वोटिंग राइट्स। अब हम एक बार फटाफट से वापस से रिवाइज करेंगे कि शेयर्स में हमने देखा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन शेयर्स। ओनर्स ऑफ द कंपनी, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, दे हैव वोटिंग राइट्स, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। वोटिंग राइट्स एज पर देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, समझ में आया? इनको डिविडेंड कब प्रोवाइड होगा? अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे बात क्या करते हैं कि इन्हें प्रायोरिटी मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और इन टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते एंड एक्सेप्ट 2 केसेस, if the dividend is not paid for the last 2 continuous financial year or if their rights affect, या कोई ऐसा मैटर है जिनसे इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, इन दैट केस आप वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ कम्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ equity share capital। Types of equity share capital।
जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है बीसीडी लिमिटेड, लिमिटेड मींस पब्लिक कंपनी। कंपनी को रिक्वायर्ड, कंपनी को फॉर्म करने, पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए वी नीड 7 मेंबर्स। आई होप आप लोगों को पता होगा, पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए वी नीड 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए वी नीड 2 मेंबर्स, ठीक है, वेदर आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन, ठीक है। बीसीडी लिमिटेड कोई कंपनी है, इसको फॉर्म करने के लिए 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। अब उन 7 मेंबर्स ने किसी किसी टर्म में कंट्रीब्यूशन किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन सब पर्सन्स ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया। किसी ने अपनी कोई एसेट कंट्रीब्यूट की, किसी ने एक सम पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड किया कंपनी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन जिस अमाउंट का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था उस अमाउंट के अगेंस्ट इन्हें शेयर्स इशू कर दिए, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन we need to form 2 charter documents of the company. First one is memorandum and second one is articles. Memorandum of association and articles of association. At the time of incorporation we need to form 2 charter documents. First one memorandum of association and second one is article of association. अब memorandum of association की बात करें, ये प्रोवाइड कराता है कंपनी की पावर्स को। कंपनी के ये बहुत सी चीजें प्रोवाइड कराता है, कंपनी की क्या क्या पावर है, कंपनी किस किस, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी किस प्लेस से रजिस्टर्ड है, कंपनी किस ऑब्जेक्ट से डील करती है, कंपनी में कितनी कैपिटल है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड कराते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज होता है, दैट इज कैपिटल क्लॉज। अब इस कैपिटल क्लॉज को बहुत ध्यान से समझेंगे। वैसे अगर हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं। फर्स्ट नेम क्लॉज, सेकंड सिचुएशन क्लॉज, नेम क्लॉज बताता है कि कंपनी कहां से रजिस्टर्ड है, सॉरी कंपनी का नेम क्या है, सिचुएशन क्लॉज कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी किस ऑब्जेक्ट में किस चीज में डील करती है, कैपिटल क्लॉज कंपनी में कितनी कैपिटल प्रोवाइडेड है, लायबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ वन लायबिलिटी क्लॉज कि कंपनी में किस मेंबर की कितनी लायबिलिटी है, एंड सिक्स वन इज एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है। हम बात कर डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिटल क्लॉज को, और इन और क्लॉजेस, जो और क्लॉजेस प्रोवाइडेड है ये हमें फर्दर लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। हम बात करते हैं कैपिटल क्लॉज में। अब बीसीडी लिमिटेड की कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में एक अमाउंट लिखा हुआ है, दैट इज 50 करोड़। एक अमाउंट लिखा हुआ है 50 करोड़, कैपिटल क्लॉज में एक अमाउंट लिखा हुआ है 50 करोड़। इस अमाउंट, ये वो एक अमाउंट है जिससे ज्यादा एट एनी टाइम इस अमाउंट से ज्यादा कंपनी मार्केट से फंड रेज नहीं कर सकती इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज आईपीओ, वेदर इट इज बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन। इस अमाउंट से ज्यादा कंपनी किसी भी टाइम पे मार्केट से फंड रेज नहीं कर सकती। अगर कंपनी को इससे ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी को पहले कैपिटल क्लॉज में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। ऑल्टरेशन करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, इस बात पे हम नहीं जाएंगे। कैपिटल क्लॉज में एक अमाउंट लिखा हुआ है 50 करोड़, इससे ज्यादा अमाउंट कंपनी एट एनी टाइम मार्केट से फंड रेज नहीं कर सकती। तो इस अमाउंट, ये जो अमाउंट है कैपिटल क्लॉज में, इट टर्म्ड एज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, विच मीन्स एक ऐसा अमाउंट जिससे ज्यादा कंपनी एट एनी टाइम इन फ्यूचर मार्केट से फंड रेज नहीं कर सकती। अगर उससे ज्यादा फंड रेज करना चाहती है तो उसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा इन द कैपिटल क्लॉज, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लियर है। सेकेंड वन, अब इस ऑथराइज शेयर कैपिटल में से कंपनी को रिक्वायरमेंट है एक प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ की। तो कंपनी ने क्या किया, 20 करोड़ से
20 करोड़ को मार्केट में इशू कर दिया, 20 करोड़ से मार्केट में इशू कर दिए शेयर्स, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में से जितना अमाउंट कंपनी ने मार्केट में इशू किया दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। अब 20 करोड़ में से, मार्केट में से 20 करोड़ के कंपनी ने इशू किए, इस टाइम 20 करोड़ में से 15 करोड़ या मानते हैं हम 18 करोड़, 18 करोड़ के सब्सक्राइबर्स, पब्लिक ने उन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, विच मीन्स इशूड शेयर कैपिटल में से जितना अमाउंट कंपनी ने जितना अमाउंट पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मतलब जितने के परचेज कर लिए, सिंपल वे में समझे कि जितने के शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए। अब 18 करोड़ के शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए, इसमें से 18 करोड़ में से एट दैट टाइम उन्होंने 15 करोड़ का करंट पेमेंट किया, मींस 15 करोड़ का पेमेंट पब्लिक ने उसी टाइम पेमेंट कर दिया, दैट इज पेड अप कैपिटल, दैट इज पेड अप कैपिटल। गॉट इट? मैं उम्मीद करती हूँ यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऐसा अमाउंट जिससे ज्यादा एट एनी टाइम इन फ्यूचर कंपनी फंड रेज नहीं कर सकता, अगर करना चाहता है तो उसे पहले ऑल्टरेशन करना पड़ेगा इन द मेमोरेंडम इन द कैपिटल क्लास, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल में से जितना पोर्शन हमने मार्केट में इशू किया दैट इज इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल का जितना पोर्शन पब्लिक ने सब्सक्राइब किया दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का जितना अमाउंट पब्लिक ने पे कर दिया दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब एक कैपिटल आती है, एक और शेयर्स का नेचर आता है दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स। इनके लिए भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है कि किन किन पोर्शन में या किन एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को हम ये स्वेट इक्विटी शेयर प्रोवाइड करा सकते हैं। अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों प्रोवाइड करा रहा है? या तो उन एम्प्लॉयज ने या डायरेक्टर ने कंपनी के लिए कोई टेक्नोलॉजी पे इंट्रोड्यूस किया है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, कोई उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मींस ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट प्रोवाइड कराया है, ठीक है। उनके वर्क को एनकरेज करने के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? उन्हें कंपनी में ऑनरशिप प्रोवाइड करा रही है, जिससे क्या होगा? अब कोई अपनी खुद की चीज है वो उसके लिए ज्यादा सिंसियरली वर्क करेगा, तो कंपनी उनके वर्क को एनकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करा रही है मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स and increase the ownership of employees in the company. कंपनी में एम्प्लॉयज की ऑनरशिप को इंक्रीज करे जिससे कंपनी के लिए वो ज्यादा सिंसियरली वर्क करेगा। क्यों प्रोवाइड करा रहा है? या तो उन्होंने कोई टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कराया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड कराया है, या न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की है कंपनी के लिए। गॉट इट? फिर एक और नेचर आता है शेयर्स का, दैट इज राइट शेयर्स। कई बार होता है कि कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग करते करते एक ऐसे लेवल पे आके रुक जाते हैं कि उससे ना तो प्राइस अप हो रहे हैं ना प्राइस डाउन हो रहे हैं, तो कंपनी क्या करता है? राइट शेयर्स इशू करता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि जो ट्रेडिंग एक लेवल पे आके रुक गई हो, उस ट्रेडिंग में मूवमेंट्स हो, शेयर्स की ट्रेडिंग हो, प्राइजेस फ्लक्चुएट हो,
उसके लिए कंपनी क्या करा रहा है, राइट शेयर्स इशू कर रहा है, राइट शेयर इशू कर रहा है कम प्राइसेस पे, मार्केट से कम प्राइसेस पे टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने इक्विटी शेयर्स में बहुत चीजें डिस्कस की, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, ऑनर होते हैं ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन शेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, right shares, sweat equity shares. Now comes to the next topic, that is preference shares. Equity shares का concept clear होगा. Now comes to the preference shares. Preference shares में हमने डिस्कस किया कि they get priority over the equity shareholder in different ways, like in payment of capital, in payment of dividend. अब preference shares क्या होते हैं, preference shares समझ में आया. Now different type of preference shares. First one, cumulative preference shares. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, हमने कहा कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो वो डिविडेंड प्रोवाइड कराएगा, और अगर कंपनी को लगता है कि वो फर्दर फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, उसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रिटेन करना चाहता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि वो उस प्रॉफिट को रिटेन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट होता है कि अगर सपोज 2018 में कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया, 2019 में भी कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया, इन 2020 कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करा रहा है, तो cumulative preference shareholder have right to claim the dividend of the year in which the dividend could not be paid. डिविडेंड प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर्स के पास क्या राइट होता है कि वो उस ईयर का डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं कि जिस ईयर में उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कराया. तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, the cumulative preference shareholders have right to claim the dividend in of the year in which the dividend could not be paid. Clear? Non-cumulative. Second one is non-cumulative. ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके पास जिस ईयर का डिविडेंड पेड नहीं हुआ उसे क्लेम करने का राइट नहीं है, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर? थर्ड वन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. After the expiry of time, after the expiry of term, it will repay or redeem. सपोज हमने 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए फॉर 1 ईयर. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर जो इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने इश्यू किया, कंपनी को जो इन्वेस्टर वो कंपनी को इंस्ट्रूमेंट रिटर्न करेगा और कंपनी उनका जो कैपिटल का अमाउंट था उसे रिपे करेगी, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. Which means कि after the expiry of certain term or after the maturity, it will converted into the equity shares. It will convert into equity shares. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुआ कि हमने 5 इयर्स के लिए कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए 1 लाख के लिए, ठीक है, with the terms and condition कि after the expiry of 5 years it will converted into the equity shares, that is convertible preference shares. Next one is non convertible. सिंपल मीन है कि at the end of the life, वो पूरी लाइफ
जितने टाइम तक के लिए वो इश्यू हुए हैं, जितने टाइम तक के लिए वो इश्यू हुए हैं, वो एज ए प्रेफरेंस शेयर ही सर्वाइव करेंगे. इट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स. गॉट इट? नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेटिंग. Participating preference shares, which means the participating preference shareholders have right to share profit, share surplus, plus preference dividend. Non-participating, only preference dividend. पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग में डिफरेंस क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मींस उन्हें प्रेफरेंस डिविडेंड तो प्रोवाइड, एंटाइटल तो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड के, उसके साथ साथ उसके एडिशन में उन्हें सरप्लस में से भी एक परसेंटेज ऑफ शेयर प्रॉफिट भी प्रोवाइडेड किया जाएगा. विच मींस they have right to share the profit in addition to the preference dividend. Non-participating, they have only entitled to the preference dividend. ध्यान से समझ में आया? हमने एक एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को. इसे हम थोड़ा सा स्पीडली इसलिए कर रहे हैं कि बेसिक पॉइंट्स हैं. एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, लेकिन स्पीड से करने का मीन ये नहीं है कि हमने ऐसे ही उसे कंप्लीट कर लिया. हमने एक एक पॉइंट को क्लियर से समझा है. आप लोगों को समझ में आया होगा. ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिबेंचर्स. डिबेंचर्स में हमने डिस्कस किया इट टर्म एज ए लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डिबेंचर्स क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है, विच इज सिक्योर्ड. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज सिक्योर्ड by whether floating charge, and fixed charge. सिक्योर्ड है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है कंपनी, जो हमें, कंपनी ने किसी से फंड रेज किया, उसके अगेंस्ट वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है जो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है और सिक्योर्ड है, which is secured by whether floating charge or by fixed charge. Now, what is the floating charge and fixed charge? एक हमने सपोज कंपनी ने 50 करोड़ का लोन लिया, उसके अगेंस्ट 50 करोड़ के डिबेंचर इश्यू कर दिए डिबेंचर्स 50 करोड़ के. ठीक है, कंपनी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर किसी एसेट को एज अ कोलेट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, किसी को भी प्रोवाइड करा दिया कि अगर इन फ्यूचर if we default in the repayment of loan, then the loan will be repaid by the sale of this asset. In simple means कि अगर कंपनी ने इस लोन के रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, तो इस प्रॉपर्टी को सेल करके उस लोन का अमाउंट रिपे हो जाएगा. दैट इज फिक्स चार्ज का मीन समझ में आया? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज. मेन डिफरेंस क्या है फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज का? फिक्स चार्ज मीन्स पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर एसेट्स, एंड फ्लोटिंग चार्ज मीन्स
अगर सपोज एग्जांपल से समझे कि हमने कंप्लीट हमारा जो कंपनी का स्टॉक है, हमने कंप्लीट कंपनी के स्टॉक पे चार्ज क्रिएट कर दिया, हम उससे डेली बेसिस पे भी काम में ले रहे हैं और हमने उस पे स्टॉक पे चार्ज क्रिएट कर दिया कि अगर इन फ्यूचर कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो कंपनी के स्टॉक को सेल करके इमीडिएट उस पे पोजेशन लेके उसे सेल करके वो लोन के अमाउंट को रीपेड कर देंगे। तो डिबेंचर का मीन समझ में आया कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज सिक्योर्ड, which provide long-term financing and secured by whether floating charge or fixed charge. Now comes to the different type of debentures. Different type of debentures, secured debentures. Simple means which is आई थिंक ये कलर आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, एक secured debentures which is secured by floating or fixed charge. सिंपल मीन समझ में आया। अनसिक्योर्ड डिबेंचर which is not secured by any other means, which is not secured by any other means. Redeemable preference shares, अभी हमने redeemable debentures, अभी हमने preference share में डिस्कस किया कि after the expiry of, after the maturity of period, it will be repaid or redeemed. जो अमाउंट हमने लिया था वो कंपनी रिटर्न कर देगी और इंस्ट्रूमेंट कंपनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। Irredeemable, which is at a lifetime, which is not redeemable. Fully convertible, after the expiry of term, it will converted into equity shares. Non-convertible, which is not converted into equity share. Now, partly convertible. Just suppose कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, out of 1 lakh, after the expiry of 1 year, out of 1 lakh, 50,000, the amount of 50,000 converted into equity shares and remain 50,000. It will be treated as the lifetime as a debentures. पार्टली कन्वर्टेबल का मीन क्या हुआ कि उसका हाफ पोर्शन तो कन्वर्ट हो गया इक्विटीज में और हाफ पोर्शन कन्वर्ट नहीं हुआ, वो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है एज अ डिबेंचर्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीज डिस्कस कर लिया, आप इसे इजीली रीड कीजिएगा। एक बार वीडियो को दोबारा से आराम से ध्यान से सुनिएगा और उसे एक एक पॉइंट को आराम से रीड कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Now comes to the next topic, that is a financial assistance to the startup and the small industries. Financial assistance scenario for small and medium enterprises and the startups. हमने small and medium enterprises का criteria समझा था in the last series. Now comes to the financial assistance की financial companies गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या स्कीम लॉन्च की to for the benefits and to provide finance for the small and medium enterprises. इन्हें हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मेन हम रिलेटेड स्कीम देखेंगे, नेचर असिस्टेंस देखेंगे, कितना अमाउंट उन्हें प्रोवाइड किया और उस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो फर्स्ट वन, the various scheme launched by Ministry of, important point एग्जाम में पूछा जा सकता है, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Government of India providing financial assistance to small micro enterprises sector. However, in this section we would restrict our discussion to related schemes. ठीक है, फर्स्ट scheme of fund for regeneration of traditional industries.
फर्स्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पहली स्कीम लॉन्च हुई फॉर द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं हम इसमें कितना फंड प्रोवाइड किया था और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता था। The financial assistance provided for any specific project shall be subject to maximum, ये लिमिट्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, 8 करोड़ टू सपोर्ट सॉफ्ट हार्ड एंड थीमेटिक इंटरवेंशंस, मींस न्यू इन्वेंशंस के लिए मैक्सिमम कितना अमाउंट प्रोवाइड किया गया, फॉर कितना अमाउंट प्रोवाइड कराया गया, 8 करोड़। स्कीम लॉन्च की थी फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मींस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, एनजीओ मींस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी को हेल्प करना, प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट मेन प्रॉफिट, टू हेल्प द सोसाइटी, टू डेवलप द सोसाइटी इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्कीम देखी, स्कीम फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अप्लाई मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू इंक्रीज द ट्रेडिशन, टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नेचर ऑफ असिस्टेंस कितना प्रोवाइड, मैक्सिमम 8 करोड़, अप्लाई बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। A scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship. A scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship. First scheme, scheme for fund of regeneration of traditional industries. हमें रिवाइज करेंगे जितना उतनी जल्दी हमें याद होगा। तो पहली स्कीम हम रिवाइज करेंगे, पहली स्कीम का नाम था स्कीम फॉर फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ऑब्जेक्ट क्या था, टू ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नेचर असिस्टेंस मैक्सिमम 8 करोड़, अप्लाई बाय द एनजीओस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्टेट और सेंट्रल, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गॉट इट। सेकंड स्कीम, a scheme for promotion of innovation, rural industries, entrepreneurship. Objective, create new jobs and reduce unemployment, promote entrepreneurship culture in India, grassroots economic development at district level, facilitate innovative business solution for unmet social needs, promote innovation to further strengthen the competitiveness of the micro, small, medium enterprises sector. सिंपली हम समझे तो न्यू जॉब्स क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेचर ऑफ असिस्टेंस, 80 लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर मींस इनोवेशंस टू बी सेट अप बाय एनएसआईसी। एनएसआईसी मींस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, केवीसीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, और कोर बोर्ड और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। नेचर ऑफ असिस्टेंस, 80 लिवलीहुड फैमिलीज, 80 लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर। सेकेंड स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्जेक्ट क्या था, जॉब्स क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना, एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराना। नेचर ऑफ असिस्टेंस, 80 livelihood business incubators.
ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वन टाइम ग्रांट 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड other than the land and infrastructure an amount of 100 lakhs whichever less. नेचर ऑफ असिस्टेंस में हमने क्या देखा कि 80 लिवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स को फंड प्रोवाइड कराया जाएगा. अब फंड कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 100 lakhs. अब फर्स्ट टाइम में कितना फंड प्रोवाइड कराया जाएगा? 100% कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एंड प्लांट्स एक्सेप्ट लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और 100 lakhs 100% cost of plant and machinery or 100 lakh whichever is less. ठीक है. थर्ड वन, entrepreneurship and skill development. Entrepreneurship and skill development programs. Third scheme is entrepreneurship and skill development programs. Nature of assistance, 20% of the total target of ESDPs are conducted. ESDPs, Entrepreneurship Skill Development Program, are conducted exclusively for weaker section. Important point. With a stipend of rupees 500 per month per candidate under the promotional packages, no fee is charged from the candidate under these program. ये स्कीम लॉन्च करा. इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे मेन रीजन क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करना. और उसके लिए क्या किया? 20% ऑफ द टोटल टारगेटेड, जितना उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कॉस्ट आता उसका 20% असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया विद अ स्टाइपेंड ऑफ 500 पर मंथ पर कैंडिडेट. और कैंडिडेट के स्किल डेवलपमेंट के लिए उससे कोई फीस भी चार्ज नहीं की जा रही थी. Who can apply? These programs are conducted by micro, small, medium enterprises. Department of Industries. Clear? Now, next one. Scheme for National Small Industries Corporation. The scheme for National Small Industries Corporation is under single point registration. The government is in the single largest buyer of variety of goods with a view to increase the share of purchase from the small scale sector. The government store purchase program was launched in 1955 to 1956. NSIC, National Small Industries Corporation, registers micro and small enterprises under single point registration scheme. सिंपली हम समझें कि स्मॉल स्कीम, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन स्कीम को लॉन्च करने का रीजन क्या था? स्मॉल सेक्टर को हेल्प करना, उनसे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स परचेज कर सके जिससे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो सके. ठीक है. हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देखा, फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो देखा. उसमें हमने 4 स्कीम को रीड किया. फर्स्ट, scheme for fund for regeneration of traditional industries. Second one, for innovation, rural industries and entrepreneurship. Third one is entrepreneurship and skill development program. Fourth one is scheme for National Small Industries Corporation. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा. Now comes to the startup. अब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जहां स्टार्टअप का मैटर आता है या स्टार्टअप की बात होती है, स्टार्टअप इज बेसिकली मींस इनोवेशंस. किसी न्यू टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करना, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना जो टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहे हैं, चीजों के कॉस्ट को कम करने के यूज में आ रहे हैं. अब स्टार्टअप्स के लिए फंड प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप इंक्रीज हो, एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, डेवलपमेंट हो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और कंट्री में न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो, ठीक है। देयर आर न्यूमरस स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर financing startups. However, this section covers only three main financial schemes. First, venture capital assistance scheme. Second, support for international patent protection in electronics and information technology. And Stand Up India for financing SC, scheduled tribes and or women entrepreneurs. First one is the venture capital assistance scheme. वेंचर कैपिटल का मीन क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है या एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है जो रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, और इनका मेनली प्रोजेक्ट फाइनेंस करने में क्या होता है? स्टार्टअप्स। ये रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो दिस स्कीम इज रन बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर and farmers welfare. Venture capital assistance is financial support in the form of an interest-free loan provided. Important point, interest-free loan provided by SFAC to qualifying projects to meet shortfall in the capital requirement for implementation of projects. अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, ड्यूरिंग द लॉकडाउन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बंद हुए ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि इन्हें इजीली फंड प्रोवाइड हो, जिससे ये फर्दर प्रोजेक्ट्स में अपने फर्दर बिजनेस प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सके। बेनिफिट्स क्या है? हेल्प इन असिस्टिंग एग्रीप्रेन्योर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन setting up agribusiness projects through financial participation, provides financial support for preparation of bankable detailed project reports through project development facilities. Now, important point, who can apply? यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। हु कैन अप्लाई? फार्मर्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरी फर्म्स। फार्मर्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरी फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स, farmers, self-help groups, companies, agripreneurs, unit in agri-export zones, agriculture graduate individuals, or in groups for setting up agribusiness projects. Second one is support for international patent protection in electronics and information technology. Patent means क्या होता है कि न्यू इनोवेशन किसी पर्सन ने न्यू इनोवेशन की, उसकी उस इनोवेशन को सिक्योर करने के लिए या मिसमैनेज ना हो या कोई और पर्सन उसका मिसयूज ना करे, उसके लिए उस इनोवेशन को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अंडर द पेटेंट एक्ट। तो इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की कि जो इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो रही है वो कहीं और में उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो, उसके लिए इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड की। This scheme is managed by Ministry of Electronic and Information Technology. मिनिस्ट्री के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। SIP EIT means support for patent, international patent protection in electronics and information technology is a scheme to provide financial support to MSMEs and technology startup units for international patent filing to encourage innovations. सिंपली अगर मीन समझे तो इससे मैनेज कौन कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका मेन मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एमएसएमई सेक्टर्स फॉर फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन टू गेट इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से पर्सन उसमें एलिजिबल है फॉर द अप्लाई, इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं? At first, applicant should be registered under the MSME Development Act 2006. The applicant should be registered company under the Companies Act of Government of India.
The app, first one, registered under the MSME Development Act. Second one, company should be registered under the Companies Act. Third one, the applicant should be registered in the STP unit and should file the investment limits in plant and machinery or equipment as defined in the MSME Development Act 2006. याद होगा हमने लिमिट्स लास्ट सीरीज में डिस्कस की थी. फोर्थ वन, द एप्लीकेंट शुड बी The applicant should be a technology incubation enterprise startup located in a incubation center park and registered as a company. टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंटरप्राइज, और अगर स्टार्टअप लोकेटेड है तो ऐसे एरिया में जो इनोवेशन पार्क्स एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड एज ए कंपनी. तो हमने पहला क्या देखा कि डेवलपमेंट एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड हो और उस क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करा हो जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अंडर द एक्ट प्रोवाइडेड है, उस क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करा हो, एज ए रजिस्टर्ड कंपनी हो, एज ए रजिस्टर्ड company. The applicant should be a technology park, technology incubation enterprise startup located. Now third one is Startup India for financing. Scheduled tribes and women entrepreneurs. This scheme is managed by Small Industries Development Bank of India. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेटेड banks loans between 10 lakh to 1 crore. इस सीरीज में इस पोर्शन में एक तो स्कीम का नाम, स्कीम नेम, नेचर असिस्टेंस एंड द एप्लीकेंट नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना नेचर, कितना प्रोवाइड स्कीम, कितना फंड प्रोवाइड करा रही है, स्कीम का नेम क्या है, स्कीम के अंडर कौन कौन एप्लीकेंट उसमें अप्लाई कर सकता है. एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बोरर एंड एटलीस्ट वन वुमेन पर बैंक branch for setting up a greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing, service or trading sector. In case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by the either scheduled tribes or women entrepreneurs. I hope यहाँ तक clear होगा. Eligibility: scheduled tribes of women entrepreneurs above 18 years of age. Loan under the scheme is available for greenfield projects. In case of non-individual, 51% shareholding by scheduled tribes of women entrepreneurs. Borrowers should not be default in any bank or financial institution. यहाँ तक क्लियर? इस सीरीज में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. हमने आज समझा कैपिटल मार्केट के बेसिक को, डिफरेंट स्कीम्स provide financial assistance to the small industries and the startups. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, याद हुआ होगा. फिर भी हमने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझे हैं. अगर फिर भी आप इसे रीड कीजिएगा, अगर किसी पॉइंट में कोई क्लैरिटी नहीं होती है तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगी. सो थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर डे.